जाएंगे जो एक नामवर मैनेजर ने डिस्क्राइब किए थे। 1914 में हेनरी फायल एडवांसेस द फॉलोइंग 14 पॉइंट्स which is called the principles of management. These principles of management are division of work, number 2 authority and responsibility, number 3 discipline, number 4 unity of command, unity of direction, number 6 subordinate and superior relationship, number 7 remuneration, number 8 centralization, number 9 scalar chain, number 10 order, number 11 equity, number 12 stability of service, number 13 initiative, and the last one is spread the crop. What is spread the crop? We have to explain later. So first of all, I would like to explain you about the 14 point, and the first point is division of work. What is meant by division of work? The division of work in which the work is divided into small parts according to specialization. क्या मतलब हुआ कि अगर हम स्पेशलाइज फील्ड का काम, अगर स्पेशलाइज फील्ड के पर्सन से ही काम कराएंगे, स्टाफ मेंबर से ही काम कराएंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, अगर वो कंप्यूटर ऑपरेटर की तालीम हासिल कर चुका है और वो उसको एक्सपीरियंस भी है, तो उससे ही अगर हम काम कराएं कंप्यूटर का, तो वो ज़्यादा अच्छा करेगा बजाय इसके कि जिसको कंप्यूटर की नॉलेज ना हो। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड जो पॉइंट था वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू हेनरी फायल के मुताबिक अथॉरिटी दो किस्म की होती है, एक पर्सनल अथॉरिटी, एक ऑफिशियल अथॉरिटी। ऑफिशियल अथॉरिटी मीन्स ऑफिस की कोई अगर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी एम्प्लॉय को या मैनेजर को या स्टाफ मेंबर को दे दी जाए तो उसमें ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर को एचआर का काम दे दिया जाए यानी ह्यूमन रिसोर्स का काम दे दिया जाए तो ऑब्वियसली उससे कंसंट्रेट करना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी से वर्क करना पड़ेगा, वरना वो एफिशिएंट या इफेक्टिव नहीं कहलाए। उसका मतलब ये हुआ कि ऑफिशियल अथॉरिटी अगर क्लियर की जाए मैनेजर को या वर्कर को तो उससे काम करने में आसानी हो जाएगी और वो खुद अंदाज़ा लगाएगा इस बात का कि किस तरह उसे काम करना है और वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, पंचुअल हो जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट था हेनरी फायल का। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन। व्हाट इज मींट बाय डिसिप्लिन? टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट किए जाएं और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक काम किया जाए। तो अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक काम करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप कोई फाउल नहीं करेंगे अकॉर्डिंग इन ड्यूरिंग द वर्क। इसके अलावा यूनिटी ऑफ कमांड नंबर 4 और नंबर 5 यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ऑर्डर मस्ट बी इशूड फ्रॉम सिंगल पर्सन, सिंगल मैनेजर और बॉस। इन अदर वर्ड्स कोई भी ऑर्डर आपको अगर मिल रहा है एज अ स्टाफ तो वो ऑर्डर किसी एक मैनेजर की तरफ से, जैसे सेल्स मैनेजर है तो सेल्स स्टाफ को सेल्स मैनेजर अगर ऑर्डर देगा तो उसके लिए आसान हो जाएगी, लेकिन अगर परचेज मैनेजर भी साथ उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो उसके लिए बेहतर नहीं होगा, वो समझ नहीं सकेगा किसको फॉलो करूँ किसको फॉलो ना करूँ। इसके अलावा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, काम को किस तरह करना है, कौन से मेथड को फॉलो करना है, तरीक़ेकार क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन किस मेथड को फॉलो कर रही है, तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय को पता होना चाहिए ताकि वर्कर्स के काम के मेथड को उसे अंडरस्टैंड कर सके और उसी काम को परफॉर्म करे। बार बार परफॉर्म करेगा तो ज़्यादा बेहतर करेगा क्योंकि उसमें वो एफिशिएंट हो चुका होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसके अलावा सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर रिलेशनशिप, ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 6 पॉइंट हेनरी फायल ने बताया कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट यानी मैनेजर और वर्कर्स के रिलेशंस अच्छे हों। अगर रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं होंगे तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, वो इसी कश्मकश में रहेंगे, एक दूसरे की इंसल्ट या मिस्टेक के ऊपर जो है अगर कमेंट्स करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपने कोऑर्डिनेशन से काम करना है, रिलेशंस बेटर रखने। नेक्स्ट रिम्यूनरेशन, वर्कर्स को उसके काम के मुताबिक सैलरी या कंपनसेशन दी जाए। रिम्यूनरेशन सैलरी, कंपनसेशन या बेनिफिट्स वगैरह को कहा जाता है। तो अगर आप ऑब्वियसली
एक स्टाफ मेंबर या मैनेजर क्यों काम करता है? इसलिए काम करता है कि उससे अच्छे पैसे मिलें, ताकि उन पैसों से वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके, अपनी लाइफ बना सके। तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्कर हो या मैनेजर हो, उसको इस कदर अमाउंट मिलना चाहिए जिस कदर वो काम कर रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं नंबर 8 पॉइंट की, सेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? तो सेंट्रलाइजेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक मैनेजर कितने स्टाफ को हैंडल करेगा, और अगर वो मैनेजर ऑर्डर्स देगा तो वो उस हेड ऑफिस से ही इशू हुए होंगे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं होगा कि अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर दी जाए सब में, सब अपनी मर्ज़ी चलाएं, तो फिर वर्किंग कभी भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट 9 क्रिएट किया गया, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन मीन्स एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट अथॉरिटी पर्सनस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल असिस्टेंट अकाउंटेंट, उससे ऊपर अकाउंटेंट, उससे ऊपर सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट। सो दीज आर डिफरेंट जॉब्स अकॉर्डिंग टू चेन, अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। अब ये लोग डिफरेंट डिफरेंट टास्क और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। इससे काम आसान हो जाएगा, और असिस्टेंट मैनेजर को कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मुझे डिसीशंस लेना। डिसीजन कौन लेगा? ऑब्वियसली मैनेजर या डायरेक्टर लेवल्स पर या चीफ लेवल पर लिए जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? ऑब्वियसली मैनेजर करेगा। तो ये सब चीज़ें क्लियर होंगी और आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फायल, ऑर्डर, नेक्स्ट पॉइंट है 10th पॉइंट। ऑर्डर में ये बताया गया कि हर काम अकॉर्डिंगली हो, यानी जिस एम्प्लॉय को जिस जगह पर होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पर्सन है, स्टाफ मेंबर है, तो प्रोडक्शन में ज़्यादा काम अच्छा करेगा। इसी तरह अगर सेल्स के डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय है, तो वह सेल्स में ज़्यादा उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो हर चीज़ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हो, यानी तरतीब से सारे काम हो रहे हों, तरतीब से सारे लोग जो हैं वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हों, और उसी पोजीशन पर मौजूद हों जिस पोजीशन पे उसको उसकी सिचुएशन क्रिएट होती है, यानी वो काम कर सकता है। इसके अलावा इक्विटी, स्टाफ मेंबर्स में मैनेजर्स डिफ्रेंशिएट ना करें, सबको इम्पोर्टेंस दे और सबको अहमियत दे, पार्टिसिपेट करने का मौका दे, यानी इक्विवेलेंट अज्यूम करे, इक्विवेलेंट जो है ना फील करे। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे इक्विटी मीन्स इक्वल अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, एंड देन उनको सैलरी भी उनके काम के मुताबिक मिले, उनको बेनिफिट्स भी उनके काम के मुताबिक मिलें, ताकि उनको ये फील ना हो कि डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ सर्विस। अगर एम्प्लॉय को ये कन्फर्म हो जाए कि उन्हें जो है वो जॉब से नहीं निकाला जाएगा, उसकी जॉब फिक्स है, अगर वो अच्छा काम करता रहेगा तो उसको प्रमोशन मिलती रहेगी, तो उसकी जॉब स्टेबल रहेगी, उसकी वर्किंग भी स्टेबल रहेगी, और एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हेनरी फायल ने 13 पॉइंट में स्टेबिलिटी ऑफ वर्क के बारे में यही बताया कि वर्कर्स को ये खौफ नहीं होना चाहिए कि उसकी जॉब होगी आगे फ्यूचर में नहीं। अगर उसको जॉब कन्फर्म्ड होगा कि जॉब उसकी पक्की है, तो वो मेहनत करेगा, एफर्ट करेगा और आगे परफॉर्म करता रहेगा, ताकि उसको प्रमोशन मिलती रहे। इनिशिएटिव, वो लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें मौका दिया जाए पार्टिसिपेट करने का, उन्हें जो है वो उनके टैलेंट्स को अप्रिशिएट किया जाए। एंड द लास्ट वन, ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कैसे हम कंट्रोल करेंगे? स्प्रेड द क्रॉप से। स्प्रेड द क्रॉप इज़ अ फ्रेंच वर्ड इन विच मीन्स यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। सो इट्स इन अदर वर्ड्स, हमें मिलजुल के काम करना। अगर हम ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे लेकिन मिलजुल के काम नहीं करेंगे, तो हम कभी भी किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, और फ्यूचर में प्रोमोट होने के लिए, बेहतर से बेहतर एक्टिविटी को अवेल करने के लिए, और एक दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन को एक पहचान देने के लिए आपने स्ट्रेंथ क्रिएट करनी है, और वो स्ट्रेंथ किससे होगी? यूनिटी से। तो हेनरी फायल ने ये 14 पॉइंट इसलिए डिस्क्राइब किए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इन 14 पॉइंट्स को फॉलो करती है तो यकीनन वो तरक्की की तरफ गामजन हो सकती है। तो प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन these 14 points. These 14 points also known as points of modern management. That is why
Henry Fayol, also called the father of modern management.